हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। और आज हम देखेंगे हिस्ट्री क्लास 9th एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग और उसका 4th चैप्टर के नोट्स देखेंगे हम। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। कल हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम 4th चैप्टर के नोट्स देख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इनको कंटिन्यू रखिए, मेरे स्टडी चैनल को आप लोग अच्छे से फॉलो करिए और शेयर करिए। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अपनी परीक्षा को अच्छे से सीरियसली ले रहे होंगे, ताकि आप लोग अगर सीरियसली लोगे तभी आप कंटिन्यू स्टडी कर पाओगे। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है और इसका बेस एनसीईआरटी है, इसलिए हम पहले एनसीईआरटी को ही फिनिश कर रहे हैं। पहले हिस्ट्री फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं 4th चैप्टर और ये आप लोगों को आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए मैं आपको ये एनसीईआरटी के नोट्स डेली आप लोगों को क्लास वाइज दूंगी और आप लोग अच्छे से इनको देखिए, करिए, समझिए इनको, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी क्लियर होगा तभी आप स्टैंडर्ड बुक्स कर पाएंगे। वनों से लाभ। डाई, इमारती लकड़ियाँ, दवाइयाँ, मसाले, शहद, चाय और कॉफ़ी, गोंद, रबड़, धर्म शोधक। वनोन्मूलन, वृक्षों का वृहद पैमाने पर कटाई वनोन्मूलन कहलाता है। उपनिवेश काल में वनोन्मूलन की प्रक्रिया व्यापक और भी व्यवस्थित हो गई। 1700 ईस्वी से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल विभिन्न उपयोग की वजह से साफ कर दिए गए। वनोन्मूलन के कारण ईंधन के लिए, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता, वैज्ञानिक वानिकी, रोपण कृषि जैसे चाय, कॉफ़ी और रबड़, रेलवे लाइन के निर्माण में स्लीपरों के प्रयोग हेतु, यानी कि जो स्लीपर बेड लगाए जाते हैं अंदर रेलवों में, तो वो लकड़ी के ही बनते थे, इसलिए खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता, शहद, चाय और कॉफ़ी, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। भारत में वन विनाश के कारण बढ़ती आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण पेड़ कटौती का विस्तार, रेलवे लाइनों का विस्तार और रेलवे में लकड़ियों का उपयोग, यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया ताकि इसका बागान बनाया जा सके। भारत का पहला वन महानिदेशक डाइट्रिच ब्रैंडिस को भारत का पहला वन महानिदेशक बनाया गया। मैं आप लोगों को इसमें एनसीईआरटी में सारे में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लाइंस इसलिए क्लियर करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को बाबर नोट्स ना बनाने पड़े, आप लोगों की मेंस की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो और इन्हीं नोट्स से आप लोगों को हो जाए, ताकि आप अलग से नोट्स ना बनाएं। भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की गई। वन अधिनियम 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया। 1878 के वन अधिनियम के द्वारा जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है, तो उसका साउंड आपको शायद डिस्टर्ब कर रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। उस वॉइस को मैं अवॉइड करने का बहुत कोशिश कर रही हूँ ताकि ना आए, लेकिन बहुत तेज़ आ रहा है। सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया, जहाँ से ग्रामीण अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। मकान बनाने के लिए या ईंधन के लिए वे सिर्फ सुरक्षित या ग्रामीण वन से ही लकड़ियाँ ले सकते थे, वह भी अनुमति लेकर। वैज्ञानिक वानिकी। 1906 ईस्वी में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहां वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती है। वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसी पद्धति थी जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई कर उसके स्थान पर कतारबद्ध
तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन आज यह पद्धति पूर्णतः अवैज्ञानिक सिद्ध हो गई है। वन कानूनों का प्रभाव: लकड़ी काटना, पशुचारण, कंदमूल इकट्ठा करना आदि गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। वन रक्षकों की मनमानी बढ़ गई। घुमंतू खेती पर रोक, घुमंतू चरवाहों की आवाजाही पर रोक, जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली महिलाओं का असुरक्षित होना, रोजमर्रा की चीज़ों के लिए वन रक्षकों की दया पर निर्भर होना, जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों को जंगल से बेदखल होना पड़ा, जिससे उनके सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद: औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। जमीन की बेहतरी: अगर हम बात करें सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, लेकिन अगर हम बात करें अभी की तो यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती गई। आप देखोगे कि जहाँ पहले, अगर आप लोगों ने नोटिस, मैं नहीं हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे बहुत सारे हमारे आसपास पेड़ पौधे थे, जंगल था, तो लेकिन अब वो धीरे धीरे मार्केट में बन गया है। किसानों को जंगल को साफ करके खेती की सीमाओं का विस्तार करना पड़ा। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी बहुत सारी वजह थी, जैसे अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। पटरी पर स्लीपर: 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आने जाने के लिए और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें बहुत ज़रूरी थीं। इंजनों को चलाने के लिए ईंधनों के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ पेड़ों को भी बहुत बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था। अगर हम बात करें अकेले मद्रास की, तो प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के आसपास जंगल तेजी से गायब होने लगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर जंगल काट देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे तो कमी देखी जाएगी। बागान: यूरोप में चाय और कॉफ़ी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनको विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिए। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत: ब्रैंडिस नाम एक जर्मन विशेषज्ञ था। इनकी ब्रैंडिस नाम का एक जर्मन विशेषज्ञ था। उसने यह महसूस कराया कि लोगों की वन का संरक्षण जरूरी है और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी
गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र में पेड़ काटने वाले को सजा का भागी बनना होगा। अलग अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए और इसे बागान कहा जाता था। नेक्स्ट है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों के लिए जंगल में अलग अलग प्रजातियों का पेड़ चाहते थे, वहीं इनसे अलग वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सकें। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट ली गई, यानी कि काट डाली गई। जंगल वाले इलाके में लोग कंदमूल, फल और पत्ते आदि वन उत्पादों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। दवाओं के रूप में जड़ी बूटियों के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। हल के रूप में और खेती वाले औजार बनाने के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। बांस से टोकरी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो इस वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ती गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं का चारा, यह सभी रोज़मर्रा की गतिविधियां अब गैर कानूनी बन गईं। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के लिए या चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में उन्हें वन रक्षक की दया पर होते जो उन्हें घूस ऐंठते थे। शिकार की आज़ादी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने जंगल वासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। जंगल कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। यह एक पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। हालांकि शिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी, परंतु अंग्रेज अफसरों व नवाबों को अभी भी छूट मिली हुई थी, यानी कि आम जनता के लिए पाबंदी थी, लेकिन जो अंग्रेज अफसर और नवाब थे उन लोगों के लिए छूट थी। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघों को मार डाला, यानी कि उसने अकेले ही 400 बाघों को मार दिया था। ये शिकार मनोरंजन के साथ साथ अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए की जाती थी। वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर उड़ीसा नहीं, अब ओडिशा हो गया है, तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। इस लाइन को आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट में वन लाइन में डाइवर्ट करके आ सकता है आपके प्री में। अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग हर एक गांव को उसकी ज़मीन को धरती माँ की तरह मानते हैं। धरती के अलावा वह नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वह एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक गांव का समूह गांव के मुखिया जुड़ते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। या आप लोग मेन से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको।
कभी मेंस में अगर क्वेश्चन आता है। ब्लैक डॉग डीएन स्टेट। डचों ने पहले जंगलों में खेती की ज़मीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कटाने का काम मुफ्त में कटेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैक डॉग डीएन स्टेट कहा गया। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थीं। 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे के बारे में जानेंगे यहाँ पर। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, तब इन्होंने भी कोशिश की कि किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद ग्रामीणों का वनों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। वनों से लकड़ियों की कटाई कुछ विशेष कार्यों जैसे नाव बनाने या घन बनाने के लिए किया जा सकता था, वह भी विशेष वनों से निगरानी में। मवेशियों के चारण परमिट के बिना लकड़ियों की ढुलाई और वन के अंदर घोड़गाड़ी व मवेशी पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान था। सामिनो विद्रोह। कभी सामिनो विद्रोह के बारे में अगर कुछ आपको लाइंस दी जाती है मॉडरेट करके, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। डचों के इस कानून के खिलाफ सामिनों ने विद्रोह किया, यानी कि विरोध किया। सुरोतिको सामिन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिनका मत था कि जब राज्य ने हवा, पानी, धरती या जंगल नहीं बनाए थे, तो यह उस पर कर भी नहीं लगा सकते। विद्रोह के तरीकों में सर्वेक्षण करने आए डचों के सामने जमीनों पर लेटना, लगान या जुर्माना ना भरना, बेगार से इनकार करना। जावा पर जापानियों के कब्जे ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति के तहत सागौन और आरा मशीनों के लट्ठे जला दिए ताकि वे जापानियों के हाथ ना पड़े। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य कर दिया। युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम 5th चैप्टर के नोट्स देखेंगे। आधुनिक विश्व में चरवाहे। यहाँ पे आपका ये 4th चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और एनसीईआरटी को प्लीज़ अपना पहले क्लियर करिए। उसके बाद बेसिक्स बुक्स क्लियर होने के बाद ही हम लोग अपना स्टैंडर्ड बुक्स को करेंगे। और फिर करंट अफेयर्स भी आप लोगों का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं। जिसको जैसे जो भी चीज़ें चाहिए वो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते हैं। आप लोगों को मेरा धन्यवाद और आप सबको मेरा राधे राधे।